नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ राधेश्याम बैरागी अगेन विश्व इतिहास भाग 15 में। जैसा कि हम लोगों ने अब तक भाग 14 तक पढ़ा था, जिसमें विश्व के इतिहास में औद्योगिक क्रांतियों के बारे में पढ़ा था। बहुत सारी औद्योगिक क्रांतियां हुई थी। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के परिणाम और प्रभाव क्या रहे, औद्योगिक क्रांति का प्रसार कैसा रहा, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट और ये सारी बड़ी ही मनोरम दृश्यों के बारे में हमने अध्ययन किया था। और एक ही सुंदर जो है पैरा में, बहुत ही कंसोलिडेटेड पैरा में आप लोगों ने सुना। आज हम लोग इटली के एकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसको इंग्लिश में यूनिफिकेशन ऑफ इटली कहा जाता है, हिंदी में इटली का एकीकरण कहते हैं। जिसमें दो चीजें हम पढ़ेंगे, इटली के एकीकरण में बाधाएं कौन सी थी और दूसरे में इटली के एकीकरण के सहायक तत्व क्या थे, जो असिस्टिंग एलिमेंट्स थे, असिस्टिंग फैक्टर्स क्या क्या थे एकीकरण के, जिससे वो बिल्कुल यूनिफिकेशन हो गया, उनका बिल्कुल एक एकीकरण हो गया। तो उन चीजों का आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में। फालतू चीजें मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। I would be telling the straight and simple things over here because these are the notes made by me from various notebooks and sites. Right? So let us start. 19वीं शताब्दी में यूरोपीय देशों के मध्य इटली महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में था। क्या था? इटली महज एक भौगोलिक अभिव्यक्ति के रूप में ही था, बाकी कुछ नहीं था वहां। इस समय इटली एक विखंडित क्षेत्र था, टूटा फूटा कह सकते हैं, जो लगभग 1 दर्जन स्वतंत्र राष्ट्रों में बटा हुआ, यानी कि 1 दर्जन के लगभग ऐसे राष्ट्र थे जो अलग अलग रूप से बटे हुए थे। इनमें से विभिन्न राज्यों के शासकों के हित परस्पर टकराते रहते थे। ये सभी शासक इटली की राजनीतिक एकता के प्रबल विरोधी, क्योंकि इटली की एकता के फलस्वरूप उन्हें अपनी गद्दी से हाथ धोने की आशंका थी। अलग अलग राजा थे तो जाहिर सी बात है, एक हो जाएंगे तो फिर एक ही राजा रहेगा, तो इस डर से वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते थे या उन्हें एक दूसरे से मतभेद लिए हुए थे। वहीं ऑस्ट्रिया का दबदबा भी इटली में की राजनीति में उस समय था। फिर इटली के इन विभिन्न राज्यों के शासकों के न चाहते हुए भी 19वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके फलस्वरूप इटली में राष्ट्रवाद का उदय संभव हो सका। इस दौरान बहुत सी क्रांतिकारी संस्थाओं का जन्म भी हुआ, जिसने इटली के एकीकरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया और लास्ट में 1870 ईस्वी में एक राष्ट्र के रूप में इटली का उदय हुआ। इटली के एकीकरण की प्रक्रियाओं को ठीक ढंग से समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि इटली के एकीकरण के मार्ग में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आई और उनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपके निजी जीवन या भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहीं पर भी ये जो इतिहास है, इससे हम सीख सकते हैं और एक व्यवस्थित ढंग से अपने जीवन काल को कर सकते हैं, क्योंकि ये केवल ऐसा बनावटी नहीं है, वास्तविकता में घटा है और निर्णयों की वजह से इंसान बनता है। अगर वो जो भी है आज, वो उनके निर्णयों की वजह से है, किसी और चीज की वजह से नहीं है। आप अच्छा निर्णय लोगे, अच्छे बन जाओगे। आपके निर्णय गलत होंगे, आपको गलत राह पर लेके चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हो इटली के एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इटली के एकीकरण में बाधाएं, जिसमें आंतरिक बाधाएं और बाह्य बाधाएं कौन कौन सी है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। आंतरिक बाधाओं में प्रथम तो यह था कि देश की बहुसंख्यक जनसंख्या अशिक्षित और गरीब, जिन्हें राष्ट्रीय एकता जैसे विषय में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसके बाद भी इटली के प्रबुद्ध और व्यापारी वर्ग अपने हितों के संरक्षण तथा अधिक लाभ पाने की आशा से राष्ट्रीय एकता को आवश्यक मानते थे, परंतु ये बात विशेष महत्व रखती थी कि बिना आम जनता की जागरूकता और भागीदारी के राष्ट्रीय एकता व्यवहारिक रूप से संभव नहीं थी। आपको मालूम है कि संविधान को हमने अंग्रेजों के जो प्रोसेस थे उनमें से काफी प्रोसेस को अपने हुबहू इम्प्लीमेंट किया। क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों की प्रैक्टिस यहाँ पे हुई थी और इस प्रैक्टिस में भारतीयों की आदत बन गई थी। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रोसेस पहले से हो रहा उसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिससे क्या बाद टाइम वेस्ट नहीं होगा।
नहीं तो नई व्यवस्था में भारतीयों को ढलने में समय लगेगा। ठीक इसी प्रकार तत्कालीन इटली में अनेक छोटे छोटे राज्य कर रहे थे और उन्हें डर था कि राष्ट्रीय एकता के लिए चलाए गए आंदोलन उन्हें निरंकुश राजतंत्र तथा राजगद्दी के लिए खतरा साबित हो सकते, क्योंकि एकीकृत इटली में एक ही राजा हो सकता था। और तीसरा बिंदु था आंतरिक बाधाओं के अंतर्गत राजतंत्र का विरोध तो था ही, साथ में वहां के कुलीन वर्ग का भी विरोध था, क्योंकि वे वहां पर स्वयं को चर्च, धर्मसंघ और शक्ति का रक्षक मानते थे और ऑस्ट्रिया इन सभी का संरक्षक था, मतलब संरक्षण दे रहा था ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कुलीन वर्ग और राजा इन दोनों के प्रति लोगों को जागरूक करना था। चौथा जो कारण था, आर्थिक दृष्टिकोण से इटली में क्षेत्रीय आधार पर आर्थिक विषमता भी थी। एक तरफ उत्तरी इटली अर्ध औद्योगिक क्षेत्र था, तो दूसरी ओर दक्षिणी इटली अत्यंत ही पिछड़ा और ग्रामीण क्षेत्र था। जाहिर सी बात है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका वाला सीन है यहाँ। फिर पांचवा जो बिंदु था, एकीकरण के मार्ग में सामंत वर्ग और कुलीन वर्ग की प्रमुख बाधक तत्व थे, जो सामंतवादी और जागीरदारी प्रथा को और भी मजबूत कर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। क्योंकि इटली में औद्योगिक पिछड़ापन अधिक था, अतः ऐसी स्थिति में जमीन के मालिकों का समाज में काफी वर्चस्व था। ये वर्ग अपने वर्गीय हितों की रक्षा हेतु राष्ट्रीय एकता को गंभीर समस्या मानते थे। वहीं छठा कारण था, इतनी गंभीर कठिनाइयों के बावजूद इटली में प्रांतीयता, संवैधानिकता और उदारवाद की भावनाएं भी मजबूत थी। एकीकरण के संबंध में मुख्य 3 विचारधाराओं का उस समय उदय हुआ। पहला, मेजिनी का गणतंत्रवादी सिद्धांत, अर्थात मेजिनी इटली का एकीकरण एक गणराज्य के रूप में चाहता था। गैरिबोल्डी भी इस मत का समर्थक था। और जो दूसरा बिंदु था, जोजाबर्टी का संघीय राज्य का सिद्धांत, जिसमें जोजाबर्टी पोप के अधीन इटली के प्रत्येक राज्यों के संघ का समर्थन करता था। फिर जो तीसरा बिंदु था, काउर सार्डिनिया नामक राज्य के अधीन इटली का एकीकरण करना चाहता था। वह मूलतः संवैधानिक तथा सीमित राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थक था। तो कहा जा सकता है कि सभी का लक्ष्य तो इटली का एकीकरण ही था, परंतु उनकी पद्धति और उनके विचारों में अंतर था। ये थी आंतरिक बातें। और बाह्य बाधाओं की बात करें तो इटली में ऑस्ट्रिया का व्यापक प्रभाव था, बिल्कुल वो नियंत्रित कर रहा था उसको। वास्तव में ऑस्ट्रिया के अधीन इटली के 2 प्रांत लोम्बार्डी और वेनेशिया थे, और निश्चित रूप से इटली में इसका प्रभाव स्वार्थ था, प्रत्यक्ष स्वार्थ था, और यही वह कारक था जिसके चलते इटली में चल रहे किसी आंदोलन को दबाने के लिए वह अपने आप को नैतिक रूप से जिम्मेदार मानता था। उसके अलावा 1815 की वियना कांग्रेस के अनुसार ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक अपने आप को यूरोप का पुलिस समझता था, और इसी रूप से वह किसी भी यूरोपीय देश में उदारवादी तथा राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलना अपना परम कर्तव्य मानता था। लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इटली के प्रांत पर प्रत्यक्ष शासन के अतिरिक्त ऑस्ट्रिया से संबंधित जो राज परिवार था, विभिन्न प्रांतों जैसे परमा, मेडोना और टस्कनी में भी शासन कर रहे थे। अतः ऑस्ट्रिया द्वारा यह बात कतई स्वीकार नहीं की जा सकती थी कि इटली में राष्ट्रीय एकता के फलस्वरूप इसके प्रभाव पर किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न हो। और जो दूसरा बिंदु बाह्य कारणों में था, वो इटली में पोप की उपस्थिति थी। इटली 3 राजनीतिक खंडों, उत्तरी इटली, मध्य इटली और दक्षिण इटली में विभक्त था। मध्य इटली में पोप का राज्य होने के कारण इटली के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से एक दूसरे से अलग अलग, जाहिर सी बात है दोनों एक हो नहीं सकते बिना मध्य इटली को समझाए। विखंडित इटली में रोम स्थित पोप के राजतंत्र का पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक महत्व था। यूरोप के कैथोलिक किसी देश किसी भी हालत में पोप की सत्ता को नष्ट करना नहीं देना चाहते। पोप को भय था कि इटली के उनके अन्य छोटे छोटे राज्यों में उनके हस्तक्षेप के अधिकार समाप्त हो जाएंगे, तथा साथ ही राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत एकीकृत इटली पोप के धार्मिक अधिकार को भी चुनौती दे सकता है, क्योंकि वो विडंबनों पर आधारित था, एक सत्ता के ऊपर आधारित। इसी डर और शंका के कारण एकीकरण के मुद्दों पर पोप अवरोध उत्पन्न करते रहे थे। ये था बिंदु इटली के एकीकरण में बाधाएं, जो बाह्य और आंतरिक हमने देखा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात है कि इटली एकीकरण हुआ तो उसमें जो असिस्टिंग एलिमेंट्स क्या क्या थे, जो हेल्पिंग एलिमेंट्स थे वो क्या थे, सहायक तत्व जिनको हम बोलते हैं। इटली के एकीकरण में आंतरिक व बाह्य बाधाओं की कमी नहीं थी जो उसके एकीकरण के मार्ग में रोड़े थे, किंतु कालांतर में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और घरेलू तथा वैश्विक राजनीतिक आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल होने से एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इटली के एकीकरण में जो सहायक तत्व थे वो निम्नलिखित हैं। पहला, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के एकीकरण में भूमिका रही है।
रोल ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड नेपोलियन बोनापार्ट इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। नेपोलियन ने अपने विजय अभियानों के क्रम में इटली में भी राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श को प्रसारित किया, फैलाया। नेपोलियन ने इटली विजय के पश्चात ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर कर दिया, तो वहां गणतंत्र की स्थापना की और छोटे बड़े कई राज्यों को 3 भागों में समृद्ध कर दिया। शासन की सुविधा के लिए एक ही प्रकार के कानून पूरे इटली में लागू किए गए। इस तरह प्रशासनिक एकीकरण संपन्न हो गया। नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और आंतरिक व्यापार पर लगे प्रतिबंधों का अंत कर आर्थिक विकास को प्रोत्साहित किया। साथ ही महाद्वीपीय व्यवस्था द्वारा इटली के वस्त्रोद्योग के विकास से वहां के आर्थिक विकास को और भी जो है प्रोत्साहन मिला। नेपोलियन के इन कार्यों से इटली वासियों को अपने गौरवपूर्ण अतीत का पुनः स्मरण हुआ और उनमें चेतना जागृत हुई। किंतु जब स्वयं नेपोलियन ने ही इटली को उपनिवेश के रूप में प्रयुक्त करना शुरू किया तो इटली वासियों में आत्मसम्मान की भावना जाग उठी। इटली के अनेक कलाकृतियों और धरोहरों को नेपोलियन फ्रांस ले गया। इस अन्याय को इटली वासी सहन नहीं कर सके। इस तरह नेपोलियन के आधिपत्य ने इटली के लोगों में फ्रांस के प्रति आक्रोश उत्पन्न कर दिया। परिणाम यह हुआ कि इटली में राष्ट्रवादी भावनाएं भड़क उठी। इसलिए यह कहा जा सकता है कि नेपोलियन की इटली में राष्ट्रवाद का जन्मदाता था, लेकिन वो जो है वहां पे तानाशाही रूप से जो इंपॉर्टेंट वस्तुएं कलाकृतियां थी उनको अपने जर्मनी भी लेके गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण के संदर्भ में कहा जा सकता है कि नेपोलियन ने उन देशों के प्रति उस राजकुमार की तरह कार्य किया जिसने जंगल में सोई हुई राजकुमारी को जादू की छड़ी घुमाकर जगा दिया था, और यह राजकुमारी थी राष्ट्रीयता की तीव्र भावना। जाहिर सी बात, अगर नेपोलियन नहीं आता तो ये बात ही नहीं होती। फिर जो दूसरा बिंदु था, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता, ज्योग्राफिकल और कल्चरल यूनिटी क्या थी। इटली भौगोलिक रूप से एक सुस्पष्ट इकाई थी। इसके अतिरिक्त इटली के पृथक पृथक छोटे राज्यों में एक समान धर्म, जिसको कैथोलिक कहते हैं, और भाषा इतालवी भाषा एवं समान नस्ल के लोग निवास करते थे, जिससे इतालवी एकता की भावना को भी दृढ़ता, मजबूती प्रदान हुई। तीसरा जो बिंदु था, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसको आर्थिक गतिविधि कहते हैं। इटली में औद्योगिक क्रांति का प्रभाव सीमित था, किंतु नेपोलियन के प्रशासनिक सुधारों ने इटली में आर्थिक गतिविधियों का मार्ग खोल दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिबंध हटा दिए। भूमि संबंधी सुधार, सामंती व्यवस्था की समाप्ति और रेलवे का विकास इटली के आर्थिक विकास के साथ सामाजिक सांस्कृतिक एकता को भी मजबूत बनाता चला गया। और जो अगला कारक था, बौद्धिक आंदोलन, इंटेलेक्चुअल मोमेंट, इंटेलेक्ट मोमेंट जिसको हम बोलते हैं, इसे रिसॉर्जिमेंटो या पुनरुत्थान भी कहा जाता है। सिल्वियो पॉलेक के द्वारा रचित पुस्तक ऑस्ट्रिया के जेल खाने का वृतांत से इटली वासियों में ऑस्ट्रिया से मुक्ति की भावना जागृत हुई। फास्कोलो, एल्फ्राई, मैजिनी जैसे विचारकों ने इटली के एकीकरण के पक्ष में बौद्धिक भूमिका निभाई थी, ठीक है, निर्मित की उनको, और यह आंदोलन संगठनों और समाचार पत्रों के प्रसार द्वारा विकसित हो गए। जाहिर सी बात है, ये समाचार पत्र जर्मनी से ही आए। फिर क्रांतियां व विद्रोह, रिवॉल्यूशंस, नेपल्स, पिडमांट, लोम्बार्डी में जब विद्रोह हुए तो उनका दमन किया गया, जबकि इनकी मांगे उदारवादी विचारों, संविधान निर्माण से प्रेरित थी। इसीलिए दमन प्रक्रिया से ये दोनों विद्रोही अधिकाधिक स्वतंत्र के विरुद्ध हो गए, और अधिकाधिक राजतंत्र के विरुद्ध हो गए और राष्ट्रवादी भावना का विकास होने लगा, जिसने लास्ट में इन राजतंत्रों को उखाड़ फेंका और ऑस्ट्रिया का प्रभाव को भी समाप्त किया। इटली के एकीकरण में 1820, 1830 और 1848 की क्रांतियों ने प्रबल राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। इस प्रकार हमने जो चीजें पढ़ी हैं एकीकरण में, फ्रांसीसी क्रांति और नेपोलियन बोनापार्ट के एकीकरण में भूमिका, भौगोलिक और सांस्कृतिक एकता, आर्थिक गतिविधियां, बौद्धिक आंदोलन, क्रांतियां व विद्रोह, जो इनको जो है एकीकरण को इन्होंने प्रोत्साहित किया या एकीकरण को करने में ये लोग हेल्प की, इन्होंने सहायता की, इसको हम कह सकते हैं। और इटली के एकीकरण में जो ऑब्स्टेकल्स आए थे, बाधाएं, वो आंतरिक और बाह्य बाधाएं हम लोगों ने पढ़ी। कल हम लोग विश्व इतिहास भाग 16 में इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और कंसोलिडेटेड चीज है। आपको ये 3-4 पेज में पूरी इटली का एकीकरण मिल रहा है, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। वेरी कंसोलिडेटेड है, टू द पॉइंट है, और जो इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है वो ही इसमें पुट की गई है, उसी को मैंने कंसोलिडेटेड तरीके से जो नोट्स के रूप में लिखा है।
सो बहुत बहुत आभार आपका मेरे साथ बने रहने के लिए। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, कोई इश्यू नहीं है। मेरा जुनून है, साहस है, जिसको मैं समय रहते प्रसारित करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।